हर वसंत व्लादिमीर पुतिन एक पार्टी देते हैं जिसे पूरी दुनिया देखती है। मेहमानों के बीच नेता, मंत्री, अरबपति, 130 से अधिक देशों के 20,000 लोग शामिल होते हैं। सभी को उस शहर में बुलाया जाता है जहां उनका जन्म हुआ था। और ये सब सिर्फ एक वाक्य सुनने के लिए आते हैं, रूस मजबूत है, रूस के हाथ में नियंत्रण है। इस साल मेहमान आ गए हैं और पहली चीज जो उन्होंने देखी वह मजबूत रूस नहीं था, वो था काले धुएं का एक गुबार जो शहर के ऊपर उठ रहा था। नाश्ते से कुछ घंटे पहले यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की जमीन पर 1100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की और उस शहर को निशाना बनाया जहां पुतिन का जन्म हुआ था। ठीक साल के उसी एकमात्र दिन जब सबकी नजरें उस पर थीं। उस दिन जिसे खुद उन्होंने चुना था, यह साबित करने के लिए कि रूस सुरक्षित है। दुनिया ने इसे पुतिन के लिए एक और अपमान कहा, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी जिसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, क्योंकि ये कोई ऐसा हमला नहीं था जो किस्मत से रूसी रक्षा को भेद गया हो। ये एक ऐसा हमला था जिसमें हर निशाने को बहुत सोच समझकर चुना गया था, और ये सारे निशाने मिलकर पुतिन और उनकी सरकार को बहुत चिंता में डालने के लिए काफी वजह देते हैं। यह समझने के लिए उस सुबह क्या जल गया था देखना होगा। पहला निशाना बहुत कुछ कह देता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वो कौन सा दिन था। सेंट पीटर्सबर्ग में जो हो रहा था वो आम घटना नहीं थी। वो सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच था। इसे डावोस का रूसी संस्करण भी कह सकते हैं। वो स्विट्जरलैंड में हर साल होने वाली बैठक जिसमें शासक, बैंकर और दुनिया के सबसे बड़े निवेशक इकट्ठा होते हैं। ये वो मंच है जिसे रूस हर साल तैयार करता है ताकि दुनिया को बता सके कि वो अब भी एक बड़ी ताकत है। वहां निवेश करना फायदेमंद है और प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ा है। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह पुतिन की निजी पार्टी है। यह फोरम 2006 से उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। इवेंट का समापन वही करते हैं, हमेशा मुख्य सत्र के बड़े भाषण के साथ। और इस साल भाषण हमले के 2 दिन बाद तय किया गया था। सऊदी अरब मुख्य अतिथि था। ट्रंप के व्हाइट हाउस प्रतिनिधि ने भी दर्शकों में होने की पुष्टि की थी। तो उस समय के चुनाव के बारे में सोचिए। साल के सभी दिनों में से यूक्रेन ने ठीक वही दिन चुना जब पुतिन के शहर पर सबसे ज्यादा विदेशी निगाहें थीं। यह सिर्फ उकसावा नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। और एक बात आपको जाननी चाहिए, इसकी गंभीरता समझने के लिए यह हमला यूं ही नहीं हुआ था। एक दिन पहले रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 600 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी थी, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सेंट पीटर्सबर्ग यूक्रेन का जवाब था, और ये एक प्रभावशाली जवाब था। पहला निशाना एक तेल टर्मिनल था जो फोरम होने वाले केंद्र से लगभग 16 किलोमीटर दूर था। ये पहली बात है जो आपको समझनी चाहिए। रूस के लिए तेल सिर्फ तेल नहीं है, यही स्रोत है जिससे युद्ध के पैसे मिलते हैं। यही से मिसाइलों, सैनिकों और टैंकों की फंडिंग का बड़ा हिस्सा आता है। इसी वजह से यूक्रेन पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से रूसी रिफाइनरियों और तेल टर्मिनलों के खिलाफ एक व्यवस्थित अभियान चला रहा है। ये आंकड़े रूस के लिए डरावने हैं। कुछ मौकों पर रूस की तेल निर्यात क्षमता का लगभग 40% हिस्सा बंद हो गया था और टैंकरों की लंबी कतारें खड़ी थी जो इंतजार कर रही थी। फिनलैंड की खाड़ी में कब्जे वाले इलाकों में पेट्रोल पंपों को यह सीमित करना पड़ा कि हर व्यक्ति कितनी मात्रा में ईंधन भरवा सकता है। जो नल युद्ध को चला रहा है उसमें से अब बहुत कम बूंदें टपक रही है। तो टर्मिनल में आग लगना अपने आप में ही समझ में आता है, पैसे को निशाना बनाना।
यही मामला अजीब हो गया, क्योंकि उसी रात शहर के दूसरी ओर एक दूसरा लक्ष्य भी निशाना बना और उसका पहले से कोई संबंध नहीं था। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अब जो आएगा उसे शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। दूसरा निशाना एक युद्धपोत था, एक रूसी कॉर्वेट जिसका नाम बोइकी है, क्रोनस्टार्ट नौसैनिक अड्डे के अंदर निशाना बनी, जो सेंट पीटर्सबर्ग के ठीक प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह रूसी बेड़े के सबसे आधुनिक जहाजों में से एक है, जो दुश्मन के जहाजों को डुबोने में सक्षम मिसाइलों से लैस है। पहली नजर में समझ नहीं आता है ना, कीमती ड्रोन एक ऐसे जहाज पर क्यों खर्च किए जाएं, जो बेस में खड़ा था शहर के दूसरी तरफ तेल टर्मिनल से दूर। ये दो पूरी तरह से अलग अलग लक्ष्य है, या कम से कम ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ वह कड़ी है जो सब कुछ बदल देती है। यह कॉर्वेट बोइकी उस योजना का हिस्सा थी जो समुद्र में रूसी तेल की सुरक्षा करती थी। यह ऐसे काम करता है, रूस छुपे टैंकरों का बेड़ा इस्तेमाल करता है, पुराने जहाज, फर्जी रजिस्ट्रेशन और दूसरे देशों के झंडे लगाकर प्रतिबंधों से बचकर तेल बेचते हैं। इसे भूतिया बेड़ा कहा जाता है। और युद्धपोत जैसे कि बोइकी उन तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट और सुरक्षा देने का काम करते थे। आपको अंदाजा हो तो पिछले साल यही कॉर्वेट ने एक मालवाहक जहाज को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के समुद्री रास्ते इंग्लिश चैनल से एस्कॉर्ट किया था। ये पहली बार था जब रूस ने वहां अपनी भूतिया बेड़े को एस्कॉर्ट करने के लिए एक युद्धपोत भेजा था। और ब्रिटिश नौसेना ने एक फ्रिगेट और विमानों के साथ सब कुछ करीब से देखा। इस कॉर्वेट ने पहले भी सीरिया में रूसी बेस से सैन्य माल की एस्कॉर्ट की थी। ये कोई आम जहाज नहीं, बल्कि रूस की युद्ध लॉजिस्टिक्स का अहम हिस्सा था। और भी है, जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि बोइकी ने अपना पहचान संकेत तक फर्जी बना लिया था। वह ट्रैकिंग सिस्टम में ऐसे दिख रही थी जैसे वह कोई साधारण मछली पकड़ने वाली नाव हो। एक युद्धपोत खुद को मछुआरों की छोटी नाव के रूप में छुपा रहा था। भूतिया बेड़ा सचमुच के अर्थ में। समझे कि क्या हुआ? ये दो अलग अलग निशाने नहीं थे, बल्कि एक ही चीज थी, दो तरफ से मारी गई, तेल का पैसा। और वही ताकत जो पैसे की रक्षा करती है। यूक्रेन ने जमीन पर स्थित टर्मिनल में रूस की आमदनी पर वार किया और फिर समुद्र में उस आमदनी की रक्षा करने वाले जहाज पर भी हमला किया। और इसमें एक खास बात है जिसका प्रतीकात्मक असर बहुत बड़ा हुआ। उस युद्धपोत को उसी के बेस पर उसके घर में ही निशाना बनाया गया। वह फरवरी से मरम्मत के लिए खड़ी थी। एक रूसी सैन्य ब्लॉगर जो युद्ध का समर्थन करता है ने लिखा कि जहाज के वहां बिना सुरक्षा के होने का कारण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। यह रूसी तरीका है कहने का, यह एक शर्मनाक मामला है, इस पर बात न करना ही बेहतर है। यूक्रेनियों के मुताबिक यह बाल्टिक बेड़े का तीसरा जहाज है जिसे वे युद्ध में नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन ये सब एक और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। यूक्रेनी ड्रोन इतनी दूर 1100 किलोमीटर की दूरी तक कैसे पहुंच जाते हैं? वे बाल्टिक बेड़े के बेस में घुसते हैं और कोई रोकता नहीं है। और यही वो सवाल है जो रूसी सरकार को सच में डराना चाहिए था, क्योंकि 1100 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसी दूरी है जो सदियों तक रूस की सबसे अच्छी रक्षा रही है। देश इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि दुश्मन बस उसके केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है, और ये अकेला मामला भी नहीं था। कुछ हफ्ते पहले यूक्रेनी ड्रोन ने शागोल एयरबेस पर हमला किया था, जो चेलियाबिंस्क क्षेत्र में यूराल पर्वतों में सीमा से 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और जानते हैं सबसे ज्यादा ध्यान किस बात ने खींचा? वो इलाका जो यूराल के दूसरी तरफ है, हमेशा से ही पहुंच से बहुत दूर माना जाता था, अछूता। लेकिन यूक्रेन ने अपने ड्रोन वहां तक पहुंचा दिए और रूस के सबसे आधुनिक और महंगे लड़ाकू विमानों में से कुछ को नुकसान पहुंचाया।
ये पैटर्न बार बार और अधिक गहराई में दोहरता है। लेकिन जब सेंट पीटर्सबर्ग पर हमलों की बात आती है तो क्या आप जानते हैं कि जब ड्रोन आखिरकार शहर के आसमान में दिखाई दिए तो क्या हुआ? कई मौकों पर लोगों को ड्रोन पर गोली चलाते हुए देखा गया, उन्हें गिराने की कोशिश करते हुए। देखिए, बड़े शहर की रक्षा ऐसे नहीं होती। ये तब किया जाता है जब रक्षा प्रणाली विफल हो जाए और अब सिर्फ जुगाड़ बचा हो। रूस का कहना है कि उस दिन सैकड़ों ड्रोन मार गिराए गए। शायद सच में ऐसा हुआ हो, लेकिन उनमें से कुछ ही पार हो गए और वही काफी था। सही निशानों पर वार करना ही संदेश देने के लिए काफी था। और इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा है जो लगभग अविश्वसनीय है। मैं उस हथियार की बात कर रहा हूं जिसने ये किया। यूक्रेन आज जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से हर एक की कीमत लगभग एक आम कार के बराबर है। ये ज्यादातर प्लाईवुड से बनाए जाते हैं। एक यूक्रेनी कंपनी हर दिन इनमें से करीब 200 बनाती है। इस कंपनी का नाम फायर पॉइंट है। ड्रोन FP1 हर एक की कीमत करीब $55,000 है, जो एक कार के बराबर है। फायर पॉइंट रोज लगभग 200 बनाती है। आज ये ड्रोन रूस के खिलाफ यूक्रेन के सभी लंबी दूरी के हमलों में से आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार हैं। और यह एक दिलचस्प बात है। कंपनी की स्थापना 2022 में उन लोगों ने की थी जो हथियार उद्योग से नहीं थे। इसमें आर्किटेक्ट, सिनेमा से जुड़े लोग और वीडियो गेम डिजाइनर शामिल थे। साधारण लोग जिन्होंने आक्रमण के बाद सस्ते ड्रोन बनाना तय किया। आज कंपनी के सलाहकारों में खुद माइक पोम्पेओ, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री भी हैं, जो फायर पॉइंट को बड़ा बदलाव लाने वाला मानते हैं। इन ड्रोन को इतनी दूर तक ले जाने के लिए यूक्रेनियों ने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। एक रिपीटर ड्रोन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र तक जाता है और हमले वाले ड्रोन तक सिग्नल को रिले करता है। संभावना है वे सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्ती, समझदारी भरी और रोकना मुश्किल तकनीक है, और यही से मामला अजीब हो जाता है। एक तरफ विशाल रूस है, जिसके पास करोड़ों की कीमत वाले जहाज है और सदियों पुरानी गहराई वाला इलाका है। दूसरी तरफ प्लाईवुड से बने ड्रोन हैं जो खिलौनों जैसे लगते हैं और जिनकी कीमत एक कार के बराबर है। और यहाँ हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पल पर पहुंचते हैं। वो पल जब तीनों लक्ष्य अब 3 नहीं रहते। क्या तुम्हें आर्थिक मंच याद है? पुतिन ताकत दिखाने के लिए जो पार्टी देता है, वो तारीखों का संयोग नहीं था, यही तीसरा निशाना था। और उन तीनों में सिर्फ एक है जिसे आप आग नहीं लगा सकते। यह एक विचार है। फोरम सिर्फ एक ही चीज के लिए मौजूद है, ये साबित करने के लिए कि रूस नियंत्रण में है, स्थिर है, अछूता है और व्यापार के लिए खुला है। पुतिन 2 दिन बाद उसी मंच पर खुद आने वाले थे ताकि दुनिया को बिल्कुल यही छवि बेच सके। रूसी सरकार के प्रवक्ता ने खुद पहले ही बता दिया था कि भाषण का फोकस अर्थव्यवस्था पर होगा, लेकिन राजनीति भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि उनके अनुसार आज शुद्ध अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। अब अर्थव्यवस्था को युद्ध से अलग करना संभव नहीं। और इसी मंच से यूक्रेन ने अपना संदेश भेजा, रूसी जनरलों के लिए नहीं, मेहमानों के लिए, उन 20,000 विदेशियों के लिए जो अभी अभी उतरे थे। संदेश सीधा था, देखिए आप लोग कहाँ बैठे हैं, देखिए रूस क्या नहीं बचा सकता, न ही उस शहर में जहां उसके नेता का जन्म हुआ था, न ही उसके सबसे महत्वपूर्ण कैलेंडर वाले दिन पर। और यह पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने ठीक वही मंच चुना है जहां पुतिन ताकतवर दिखने की कोशिश करते हैं। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने मॉस्को में विजय दिवस की सैन्य परेड को छोटा कर दिया था, जो देश का सबसे बड़ा गर्व का प्रतीक है, ड्रोन हमले के डर से। जो अपनी परेड खुद छोटी करता है उसे पहले ही संदेश मिल जाता है। तो देखिए उस सुबह असल में क्या निशाना बनाया गया। पैसा, तेल टर्मिनल, ताकत, वो जहाज जो इस पैसे की रक्षा करता है,
और शोकेस, एक नियंत्रित देश की छवि। उसने सबके सामने वह मशीन उजागर कर दी जो सेंट पीटर्सबर्ग को चलाती है। और देखो कि पुतिन ने इसके बाद क्या किया। वह 2 दिन बाद मंच पर चढ़े और एक मजबूत और स्थिर रूस के बारे में भाषण दिया, जैसे धुआं कभी था ही नहीं। रूसी अधिकारियों ने तस्वीरों के प्रकाशन को रोक दिया और नुकसान के वीडियो। वैसे यह एक नीति का हिस्सा है जिसे रूस पहले से ही दर्जनों क्षेत्रों में लागू कर रहा था, उन लोगों पर जुर्माना लगाकर जो हमले के बाद की स्थिति की तस्वीरें प्रकाशित करते हैं। ये चुप्पी ही सबसे ज्यादा खुलासा करने वाली बात है। आखिर इसे छुपाने की जरूरत क्यों है? आग कुछ घंटों में बुझा दी गई थी, लेकिन छवि, एक ऐसे देश की छवि जो अब उस शहर की भी रक्षा नहीं कर सकता जहां उसका नेता पैदा हुआ था, जिस दिन को उसने खुद चुना था। इस छवि को मिटाया नहीं जा सकता और यही असली निशाना था, न तो तेल न ही जहाज। यह विचार कि रूस नियंत्रण में है। हर महीने ड्रोन और गहरे पहुंच रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं और ज्यादा जगहों पर एक साथ पहुंच रहे हैं। अब यह विचार बनाए रखना और कठिन हो गया है। अब सवाल यह नहीं कि रूस सेंट पीटर्सबर्ग की रक्षा कर सकता है या नहीं, बल्कि सवाल और बड़ा है। कोई देश कब तक कह सकता है कि वह जीत रहा है जब वह अपनी ही तस्वीरें छुपा रहा है? नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। यही वो चीज है जिसे हम अपने चैनल पर करीब से फॉलो करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली चीजें आप मिस ना करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।